हम सबका एक रेज्यूमे है, एक सीवी है, जिसके थ्रू हम दुनिया को ये बताते हैं कि हमने जिंदगी में क्या क्या हासिल किया है। मेरा एक फेलियर रेज्यूमे है, वो हर एक चीज जिसमें मैं हारा हूं। ये 2016 की बात है। मैं इंटरनेट ब्राउज कर रहा था और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जोहान्स हैसहॉफर, शायद मैं उनका नेम सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि एक रेज्यूमे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि जब भी हम एक रेज्यूमे लिखते हैं तो हम हर एक चीज जिसमें हमने अच्छा किया है उसके बारे में लिखते हैं। ये मेरी कॉलेज की पढ़ाई, ये मेरे नंबर, ये मेरा करंट प्रोफाइल, ये मेरी उपलब्धियां उस प्रोफाइल में, वो हर एक चीज जिसमें मैंने अचीव किया है, व्हाटएवर द थिंग्स आर। एंड इज लाइक, लेकिन उस हर एक सक्सेस के पीछे कोई ना कोई फेलियर तो होगा ही। बहुत सारी चीजें हैं जो आपने कोशिश करी होंगी लेकिन आप हारे होंगे, आप नाकाम हुए होंगे। उसके बारे में कभी भी कुछ जिक्र क्यों नहीं होता है? क्योंकि अल्टीमेटली वो हार, वो फेलियर्स ही बहुत स्ट्रांगली हमें बनाते हैं इनटू हु वी ट्रूली आर। तो उस प्रोफेसर ने एक फेलियर रेज्यूमे बनाया, वो हर एक चीज जिसमें वो हारे थे। एंड जब मैंने वो पढ़ा मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई थॉट दैट वाज सच अ ग्रेट आइडिया, क्योंकि हिंदुस्तान में खासकर फेलियर को बहुत ही नेगेटिवली देखा जाता है। ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि अगर आप जिंदगी में फेल हुए हैं तो आप जिंदगी में कभी भी कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर आप फेल हुए हैं तो आप निकम्मे हैं, आप नाकाम हैं। एंड आई डोंट बिलीव इन दैट। आई बिलीव कि फेलियर हर एक इंसान की जिंदगी में आता है, और उस फेलियर को रिसीव कर पाना, उस पर रिफ्लेक्ट कर पाना, उसको महसूस कर पाना और उससे सीख पाना कि क्या हमें सही करना है, क्या हमें जोड़ना है, दैट इज सच अ क्रिटिकल एंड अ वैल्यूएबल जर्नी टू टेक। तो मैंने भी अपना एक फेलियर रेज्यूमे लिखा, और 2020 में जब मैं 40 साल का हुआ तो उस फेलियर रेज्यूमे को अपडेट किया। आज मैं आप सब लोगों के साथ वो फेलियर रेज्यूमे शेयर करना चाहता हूं। थोड़ा इमोशनल होगा, और मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये नहीं है कि अरे देखो देखो इतने फेलियर्स के बावजूद भी मैं कितना कूल और ऑसम हूं, जो कि मैं हूं। मकसद ये है कि हम सब लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये इंसान जो है ना, जिसको हम देखते हैं, जिसको हम सराहते हैं, इसके साथ तो जिंदगी में सब कुछ सही हुआ होगा, कभी कुछ गलत हुआ ही नहीं होगा, कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया होगा, कभी कोई फेलियर नहीं महसूस किया होगा, कभी कोई हिंड्रेंस नहीं महसूस हुई होगी। बट दैट्स नॉट ट्रू। हर एक इंसान के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो बहुत कुछ सीखे हैं, लेकिन कभी आपको उन चीजों के बारे में पता नहीं होता। तो मेरा मकसद सिर्फ आपको इन सब चीजों से वाकिफ कराना है कि जो जो मेरे साथ फेलियर हुआ है वो शायद आपके साथ अभी हो रहा है। शायद आप उसी दलदल में अभी फंसे हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही अकेले हैं और पूरी दुनिया में हर एक इंसान सॉर्टेड है, हर एक इंसान कामयाब है, हर एक इंसान सक्सेसफुल है, आप ही निकम्मे हैं। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट नो, यू आर नॉट अलोन। एवरीवन इज इन द सेम बोट एज यू आर। वी जस्ट डोंट नो। आईआईटी में घुसना मेरे लिए एक सपना था, एक ख्वाब था। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ साइंटिस्ट। लेकिन जब कभी भी हिंदुस्तान में कोई साइंस लेता है तो आईआईटी ही आ जाता है। मैंने 12th के बाद आईआईटी जेईई का एग्जाम दिया, 2 साल बहुत अच्छे से मेहनत करी 11वीं 12वीं में, लेकिन मेरा नहीं हो पाया। मुझे पूरा यकीन था मेरा होगा, पर मेरा नहीं हो पाया। आसपास भी नहीं था, कोई रैंक भी नहीं आई थी। And it was the first time when I saw my father cry. और मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद इसलिए रोए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि आईआईटी जाकर हमारी जो भी मुश्किलें हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी। हम बहुत ही मुश्किल समय से गुजरे थे। कभी भी पैसा नहीं था, नौकरी डामाडोल थी, किराए का मकान था। एंड आई हैव अ फीलिंग कि the entire family had pegged their hopes on me.
पर मुझे पता नहीं है, बिकॉज आई नेवर आस्क्ड हिम व्हाई डिड ही क्राई दैट डे। मैंने बहुत सारे और इंजीनियरिंग के एग्जाम भी दिए, कहीं भी नहीं हुआ। तो आई डिसाइडेड कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएससी का प्रोग्राम होता है उसी में दाखिला ले लेते हैं। सेंट स्टीफेंस उस समय पे साइंस का सबसे बेस्ट कॉलेज था, शायद आज भी है। और उनका एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है। तो बाकी सारी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक मेरिट लिस्ट होती है, लेकिन सेंट स्टीफेंस, क्योंकि सेंट स्टीफेंस है, उनका एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है। तो उस इंटरव्यू प्रोसेस में मैं बैठा, और उस समय पे जो सेंट स्टीफेंस के प्रिंसिपल थे, फादर विल्सन, अभी भी याद है मुझे, उन्होंने मेरा एप्लीकेशन पढ़ा। उन्होंने बोला कि आई डोंट थिंक यू विल बी गुड इन फिजिक्स। तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फर्स्ट ईयर हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया, फिर से चुल तो थी कि आईटी के लिए फिर से बैठेंगे, तो एक और बार एग्जाम दिया। इस बार भी नहीं हुआ, दूर दूर तक नहीं हुआ। लेकिन इस बार कोई नहीं रोया, मैं भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा नहीं होगा। कॉलेज खत्म हुआ, आईआईटी का एक जुनून तो था ही, तो सोचा चलो मास्टर्स के लिए आईआईटी देते हैं। उसके एग्जाम के लिए बैठा। हर एक आईआईटी का मास्टर्स का एग्जाम अलग होता है, किसी में नहीं हुआ। आईआईटी कानपुर में एग्जाम क्लियर हुआ और इंटरव्यू स्टेज के लिए बुलाया गया। डॉक्टर एच.सी. वर्मा उस समय पे आईआईटी कानपुर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। उनकी किताबें पढ़ पढ़कर हम सब बड़े हुए थे, वो थे इंटरव्यू लेने वाले। उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, मुझे पता भी नहीं था कि उस सवाल की शुरुआत भी कैसे करता है, कोई आइडिया नहीं था। मैंने सॉरी बोला और रूम से निकल गया। यूएस जाना चाहता था हमेशा, तो यूएस की पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया। हैसियत इतनी थी कि सिर्फ 7 कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि हर एक कॉलेज में अप्लाई करने के लिए पैसे लगते हैं। नंबर 1 कॉलेज जहां मैं जाना चाहता था उसका नाम है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, जो कि फिजिक्स के लिए सबसे ज्यादा जानी मानी है। उन 7 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया और 6 से रिजेक्शन आ गया। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ने मुझे हाँ बोली, जहां मैं एक्चुअली गया। वहां पहुंचा, एक एग्जाम मुझे अभी भी याद है, बहुत मुश्किल कोर्स था। और प्रोफेसर ने एग्जाम में एक कोई थ्योरी थी या कुछ इक्वेशन थी, उसका रैशनल पूछा था कि ये जो इक्वेशन है इसका मतलब क्या है, या तुम्हें क्या लगता है इसका क्या मतलब है। और मैं हिंदुस्तानी एजुकेशन सिस्टम में पला बड़ा, रटना हमारी आदत थी, अभी भी है। तो मैंने रटा हुआ था इस पूरे इक्वेशन का प्रूफ। तो मैंने सवाल पढ़ा, बैक से पूरा प्रूफ जो है एक वर्ड बाय वर्ड चेप दिया, कोई भी गलती नहीं। वापस आया एग्जाम करेक्ट होकर। प्रोफेसर ने पूरे नंबर तो दे दिए थे, लेकिन उनसे एक सवाल पूछने से रहा नहीं गया। उन्होंने बोला कि I haven't seen anyone remember the proof of this equation as well as you have. But I wonder how much of it do you truly understand? Dropped out of my PhD. Came back to India. हर एक इंसान त्राही त्राही मची हुई थी। माँ बाप बिल्कुल उदास, परिवार का हर एक सदस्य शॉक्ड। मैं 24 साल का था, कोई पैसे नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई करियर नहीं, कोई एजुकेशन नहीं। लोगों ने बोला भाई एमबीए कर लो। कंफ्यूज लोग तो वही करते हैं। तो एमबीए के एग्जाम के लिए बैठा। कैट एग्जाम था उस समय पे, अभी भी है, ताकि आईएम्स में हो जाए। किसी भी आईएम की शॉर्टलिस्ट में नहीं हुआ।
एक भी नहीं। आईएसबी में हो गया, पता नहीं कैसे हुआ, आज तक नहीं पता कैसे हुआ, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि हो गया। आईएसबी के दौरान पता चला कि कंसल्टिंग एक ऐसा पेशा है, एक ऐसा प्रोफेशन है जो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन कंसल्टिंग की टॉप फर्म्स थी, मैकिन्जी, बीसीजी, ये सब। अप्लाई किया, कहीं भी शॉर्टलिस्ट नहीं आया एक्सेप्ट फॉर 2 फर्म्स। उनमें से एक बीसीजी था। बीसीजी की इंटरव्यू में बैठा, इंटरव्यू बहुत ही गंदा गया, बहुत ही गंदा। और इंटरव्यूअर ने एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू मुझसे पूछा कि अगर तुम्हें अपने आप को रेट करना होगा ऑन अ स्केल ऑफ 5 तो कितना दोगे? एंड आई सेड 2 on 5. He said, I would agree. And that's when I knew कि मेरा बीसीजी में भी नहीं हुआ है। कंसल्टिंग जैसे जैसे मिली, पहला प्रोजेक्ट कंसल्टिंग का मुझे एक बिजनेस प्लान बनाना था एक रियल एस्टेट क्लाइंट के लिए, और उस बिजनेस प्लान में अकाउंटिंग की जरूरत थी क्योंकि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और मुझे अकाउंटिंग से बेहद नफरत थी। मैं अकाउंटिंग में अच्छा नहीं था, मुझे समझ में नहीं आता था कि अकाउंटिंग की जरूरत क्या है जिंदगी में। तो मैंने नेचुरली बहुत ही बेकार काम किया, बहुत बेकार काम किया। जब कभी भी मैं कुछ मॉडल चेंज करके वापस भेजता था तो उसमें से गलतियां निकलती रहती थी। और एक पॉइंट पे मेरे मैनेजर ने मुझे ये बोला कि अंकुर, इफ आई कांट ट्रस्ट यू then it doesn't matter how smart you are. If I can't trust you, it doesn't matter how smart you are. कंसल्टिंग छोड़कर अपने एमबीए बैचमेट के साथ उसके स्टार्टअप में ज्वाइन किया एज अ को-फाउंडर। बट मैंने सही से काम नहीं किया। टेक्नोलॉजी कंपनी होने के बावजूद टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया टू स्केल द ऑपरेशंस। सारी प्रॉब्लम्स को अपने वक्त से ही जूझता रहा। कभी भी ये सोचा नहीं कि अपने वक्त को कैसे इस्तेमाल करूं सही सवाल पूछने के लिए, सही प्रोसेस बनाने के लिए। जो कुछ भी गलतियां होती थी उनको कभी कबूल नहीं करता था, कभी फीडबैक नहीं मांगता था, एंड मुझे कभी ये भी नहीं लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। तो 1 साल बाद he fired me. And I know that he did the right thing. I was 29 at that time. कोई पैसा नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। डिसाइडेड कि स्टार्टअप हो गया, अब तो नौकरी ले लेते हैं। तो 3 कंपनीज में अप्लाई किया, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट। तीनों से जवाब नहीं आया। तो डिसाइडेड कि चलो फिर स्टार्टअप भी कर लेते हैं। तो सोचा एक फूड कंपनी बनाएंगे, मैं और मेरी बीवी उस समय में। एंड हमने करीब 11 इन्वेस्टर्स को पिच किया फॉर द फंड। एवरीवन रिजेक्टेड दैट आइडिया, एवरीवन। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट फेल्ट लाइक दे वर रिजेक्टिंग मी। Now I know that they were only rejecting the idea, but at that point of time it felt like they were rejecting me. जैसे जैसे करते जिंदगी आगे बढ़ी, 2013 में ग्रुपॉन के एपैक मार्केट को मैनेज करने की अपॉर्चुनिटी मिली। पहली बार अपने देश से बाहर एक दूसरे देश को मैनेज कर रहा था। डेलीगेट करना नहीं आता था, डिस्टेंस से लीड करना नहीं आता था, एक दूसरे कल्चर को लीड करना नहीं आता था। डायरेक्टली अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं तो उनसे काम निकलवाना नहीं आता था। आई फेल्ड मिजरेबली एज अ लीडर, एज अ मैनेजर। 2015 में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि ग्रुपॉन के हिंदुस्तान का जो बिजनेस है उसको हम खरीद सकते हैं एंड इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। 23 इन्वेस्टर्स को हमने पिच किया ये आइडिया, 22 ने मना कर दिया। एक एक एक
एक कर कर। ना 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 ना। नियर बाय की एग्जिस्टेंस हुई 2015 अगस्त में। नियर बाय शुरू हुआ। फरवरी 2016 में हमने एक रेफरल प्रोग्राम लॉन्च किया। एक ऐसा प्रोग्राम जहां अगर आप अपने दोस्तों को नियर बाय के बारे में बताएंगे और वो कुछ खरीदेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, उनको कुछ मिलेगा। जल्दबाजी में, अपनी ही धुन में, बिना कोई चेक, बिना कोई बैलेंस के रेफरल प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। एक महीने में हमने 11 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 11 करोड़ रुपए एक महीने में। और मुझे यह लगता था कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ग्रो कर रहे थे। और अगर हम ग्रो करते रहेंगे तो इन्वेस्टर्स बहुत खुश होंगे, और अगर वो खुश होंगे तो पैसा इवेंचुअली आ ही जाएगा। पर पैसा नहीं आया। धीरे 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 पैसा खत्म होता रहा। और एक ऐसा वक्त आ गया जहां जो 300 लोगों की टीम थी नियर बाय की, उसमें से 80 लोगों को मुझे फायर करना पड़ा। उनकी कोई गलती नहीं थी। उनमें से एक भी इंसान ने कुछ गलत नहीं किया था। मैं कंपनी के सामने खड़ा था, ये अनाउंस किया, रो पड़ा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्रैंकली मैंने सबको लेट डाउन कर दिया था, अपने आप को लेट डाउन कर दिया था। मुझे लगता था कि हम दुनिया जीत लेंगे, मुझे लगता था कि हम वो हर एक चीज कर लेंगे जिसके लिए हमने वो अरमान ख्वाब बोए हैं। तो जैसे ही नियर बाय की डील हुई थी तो हमने एक बहुत बड़ा ऑफिस भी ले लिया था, जरूरत से ज्यादा बड़ा ऑफिस ले लिया था। और जब पैसे खत्म होने शुरू हुए तो इस ऑफिस को हमने सबलीज करना शुरू किया। जब ये लीज एक्सपायर हो गई तो हमें ये ऑफिस निकालना था। लेकिन जिन लोगों को हमने ये सबलीज किया था उनको हमने बोला नहीं कि ये लीज खत्म होने वाली है। तो जब लीज खत्म हुई तो उनको भी हमारे साथ निकलना पड़ा। मैंने उनसे सच छुपाया, जो कि झूठ बोलने के समान ही है। फिर से फंड रेज करने का प्रोसेस शुरू किया। 68 इन्वेस्टर्स को, पूरी दुनिया में फैले हुए 68 इन्वेस्टर्स को पिच किया। 67 ने ना बोल दिया। हर रोज एक ना सुनने को मिलता था, हर रोज एक ना सुनने को मिलता था। एक ने टर्म शीट दी, और वो टर्म शीट साइन करने से पहले उन्होंने भी टर्म शीट विड्रॉ कर ली। इस सब के चलते, क्योंकि पैसे नहीं थे, एज फाउंडर्स वी फेल्ट रिस्पॉन्सिबल, और हमने बोला कि हम जितनी भी सैलरी ले रहे हैं उसमें हम कम लेना शुरू करेंगे। पर जिंदगी खर्चे तो थे ही, घर का EMI, स्कूल की फीस, जिंदगी जीने का खर्चा, एंड सैलरी उतनी नहीं थी। सेविंग्स कभी थी नहीं, क्योंकि पूरा पैसा नियर बाय में डाल दिया था। तो धीरे 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 करके जो थोड़ा बहुत पैसा था वो भी जाता रहा। दोस्तों से उधार लेना पड़ा। 3 क्रेडिट कार्ड थे, तीनों मैक्स आउट कर दिए। हर महीने मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करता था। वही चीज जिसको मैं आप सब लोगों को बोलता हूं आपको नहीं करना चाहिए इन ऑल माय वीडियोस। बहन की शादी थी 2017 में, उसके लिए पैसे नहीं थे, तो माँ बाप का घर गिरवी रखना पड़ा। उससे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया, बहन की शादी करवाई। विदुर जो हमारा बेटा है वो 6 साल का हो चुका था। उसको साइकिल चलानी
आ गई थी। दोस्तों की साइकिल चलाता था, खुद की नहीं थी। काफी बार उसने बोला कि माँ पापा साइकिल ले दो, माँ पापा साइकिल ले दो। पैसे ही नहीं थे। तो एक दिन जब उसका बर्थडे पास था, रुचि ने बोला कि उसके लिए साइकिल ले ही लेनी चाहिए। एंड वी सोल्ड वन ऑफ अवर गोल्ड बैंगल, जिससे थोड़े से पैसे आए और उससे अगले महीने का खर्चा और विदुर की साइकिल आई। वो स्कूल गया हुआ था, हम दोनों पीछे से साइकिल खरीदने गए, उसको सरप्राइज करना चाहते थे। वो आया और घर में घुसते ही उसने साइकिल देखी, रो पड़ा। हम भी रो पड़े। डिस्पाइट माई बेस्ट इंटेंशंस, बहुत फाइट मारी, बहुत ज्यादा मेहनत करी, बहुत ज्यादा। नियर बाय वो नहीं बन पाया जो मैं चाहता था बने। हमें लगता था कि नियर बाय बहुत बड़ा बनेगा, पर वो एक छोटा सा ही बिजनेस रह गया। एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बट स्टिल स्मॉल। इन्वेस्टर्स के पैसे गए, लोगों की नौकरियां गई, इतने सारे लोगों का कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट चला गया। एंड आई फेल्ड टू मेक इट वर्क। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द CEO एंड द फाउंडर। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। मेरी गलतियों की वजह से अगर नियर बाय सक्सीड नहीं हो पाया है, तो मेरे वहां रहने से नियर बाय की सक्सेस हमेशा हैम्पर ही होगी। तो 2019 में मैंने डिसाइड किया कि मैं नियर बाय की CEO से रिजाइन कर फिगर आउट करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। I was 39 at that point of time. Exactly 10 years after I found myself in the exact same spot. कोई पैसा नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। सारा पैसा नियर बाय की इक्विटी में जुड़ा हुआ है, कोई सेविंग नहीं है। जैसे तैसे कर कुछ कर अपने धीरे धीरे लोन चुकाए, बट कोई तरीका नहीं था टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। जैसे मैंने बताया कि रिज्यूमे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डॉक्यूमेंट होता है, नहीं? द शोकेस ऑफ ऑल द ग्रेट थिंग्स यू हैव डन, अकम्प्लिश्ड, यू आर प्राउड ऑफ। पर कभी भी हम इन सारे फेलियर्स के बारे में बात नहीं करते। For the first 6 years of his life, विदुर ने जब कभी भी फैमिली बनाई ना, माँ पापा विदुर, तो मेरे हाथ में हमेशा एक फोन होता था। Because that's how he saw me. पापा के पास हमेशा फोन होता है, पापा हमेशा काम कर रहे होते हैं। My parents didn't hear from me for days. दिन निकल जाते थे, हफ्ते निकल जाते थे, because I was busy. क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे जो सारे जिंदगी में फेलियर्स हुए हैं उनको किसी ना किसी तरीके से मैं ठीक कर पाऊं। नॉट रियलाइजिंग कि उस प्रोसेस में मैं और सारे फेलियर्स बना रहा हूं। मेरे इन्वेस्टर्स, मेरे कॉलीग्स, उन सब ने मुझ पर विश्वास किया, अपने पैसे के साथ, अपने करियर के साथ, अपने वक्त के साथ। एंड आई लेट देम डाउन, ऑलवेज होपिंग कि कोई ना कोई तरीका होगा जिससे कुछ तो जादू की छड़ी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। But it didn't happen. And that is my failure. That is my story. But I'm really blessed to have this life. Would I go back and change anything? No. I most likely will not. I wish कि मैंने ज़्यादा better decisions लिए होते। I wish मैंने ज़्यादा अच्छे से सोचा होता। But I don't think I would wish it any other way. Because I am who I am because of these failures. जब कभी भी आपकी बॉडी पे एक चोट दिखती है ना, एक स्कार दिखता है, एक निशान दिखता है, don't regret them. Don't hate them. Don't reject them.
because they are signs of a battle that you have fought. एक ऐसी जंग जो आपने लड़ी है अपने साथ, अपनी भावनाओं के साथ, अपने दिल के साथ, दुनिया के साथ. And even if you lost, even if आपकी उस जंग में हार हुई होगी, that निशान, वो जो scar है, that was left behind as a memory and as a reminder of who you were and who you can be. So at the end of the day, जब आप अपने कपड़े उतारते हैं and आप वही निशान देखते हैं, वो निशान आपको एक कहानी बता रही है. वो हर एक चोट जो आपको लगी है वो आपको एक कहानी बता रही है. And I don't wish for more scars. मुझे और चोटें नहीं चाहिए. But I'm surely aware of the scars that I have. I'm surely aware of the failures that I've had. And I hope at some point of time, someday, I'll be proud of these failures. इस वीडियो को बनाते हुए ऐसा लगता होगा कि मेरी ज़िंदगी में जो भी मैंने चॉइसेस ली हैं, चाहे वो मेरी यूएस की पढ़ाई हो, मेरी एमबीए का इंस्टीट्यूट हो, मेरी कंसल्टिंग की जॉब हो, वो इन्वेस्टर हो जिन्होंने हमारी मदद करी नियर बाय को नियर बाय बनाने में, दोज वर चॉइसेस दैट आई मेड आउट ऑफ कंपल्शन, क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं थी. बट दैट्स नॉट ट्रू. आई एम वेरी हैप्पी विद द चॉइसेस दैट आई गॉट टू मेक एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल for all of those institutions, people, organizations to have helped us at the right time. And I also know that I'm insanely lucky. Insanely lucky. Itna lucky that it just shocks me at times. तो बहुत आसान होगा ये कंक्लूड करना कि जो पूरा वीडियो मैंने बनाया है, तो अरे अब तो आप इतने सक्सेसफुल हो गए हो, तो बहुत आसान होता है एक वीडियो बनाना कि ये मेरी हार थी, यहां मैं लुढ़का, यहां मेरे को ठोकर लगी. My success is not something that I can explain. I cannot justify it, nor can I claim it. So I want you to see this video in light of who I am as a person, not who you know me. Because जहां मैं पहुंचा हूं उसका मेरे फेलियर्स से कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है. It is just pure luck. It is just absolute luck. But my failures are real. My failures are real. And I hope all of you have the courage to make your own failure resume. Not for anybody else, but for your own self. मैंने पब्लिकली शेयर किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी करना है, लेकिन एक होना तो जरूर चाहिए. क्योंकि जब तक आप अपने फेलियर्स के साथ बैठकर वो निशान, वो घाव, वो चोट को देखते हुए ये नहीं रियलाइज करेंगे कि उससे आप क्या सीखे हैं, वो चोट एक चोट ही बनी रहेगी, इंस्पिरेशन कभी नहीं बन पाएगी. अंकुर वारिकू, signing off.